में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحاربني لبكل دقيقة تعذبني. मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने गनी तालीमी मरकज के एक वफ्द ने की मुलाकात। चिदम्बरम ने उर्दू को उसका हक दिलाने का किया वायदा। हिजबुल मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्द लियाकत शाह की गिरफ्तारी की जांच करेगी NIA। वजारत दाखिला ने जारी किया हुक्म। सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, की अनशन खत्म करने की अपील। और अरविंद केजरीवाल के अनशन का दिल्ली की वजीर आला शीला दीक्षित पर नहीं कोई असर, कहा बिजली के बिल में नहीं होगी कोई कटौती। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख, पेशे खिदमत है मंजरनामा। कांग्रेसी लीडर और वजीर स्टील बेनी प्रसाद वर्मा के सुर एक बार फिर बिगड़ गए हैं। बेनी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा है। बेनी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाब में कांग्रेस को यूपी में 40 सीटें मिलेंगी, जबकि मायावती 26 सीटें और बीजेपी को 10 सीटें। बेनी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी को यूपी में सिर्फ 4 सीटें मिलेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 4 सीटें ही चाहिए कंधा देने के लिए। बेनी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि 2014 के इंतखाब के बाद उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का जनाजा निकलेगा। तो एक बार फिर सुर बिगड़ गए हैं बेनी प्रसाद वर्मा के। 80 विधानसभा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 पे कांग्रेस लड़ेगी और 40 जीतेगी, 10 से ज्यादा भाजपा नहीं आने देंगी और 36 जीतेंगे हमारी बहन जी। और जिनकी आप बात कर रहे हो उनका उस पार्टी के निकलेगा जनाजा, 4 जीतेंगे कंधा देने वाले। और इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर और बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं यूथ जनसभा के साबिक महासचिव वसीम साहब। वसीम साहब, खैर मकदम है आपका चैनल 1 न्यूज पर। जानना चाहेंगे आपसे कि बेनी बाबू के जिस तरह से अब बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, किस तरफ इशारा लगता है आपको, क्या चल रहा है उनके दिमाग में? देखिए, राहुल गांधी जी ने बेनी जी को सही से ट्यूशन नहीं पढ़ाया जी, क्योंकि जो बेनी जी नंबर दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बेनी जी ने 90 सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इससे लगता है कि बेनी जी का दिमागी ताबून जो है वो ठीक नहीं है, या राहुल जी ने सही से उन्हें ट्यूशन नहीं दिया है। और बेनी जी अपने ऊल जलूल बयानों को लेकर हमेशा में सस्ती लोकप्रियता ढूंढते रहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। और बेनी जी क्योंकि सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, तो इसलिए मैं राहुल जी से, सोनिया जी से और इस देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करता हूं
कि उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी वसीम साहब, बिल्कुल सही जगह गौर किया आपने कि सीटें कितनी हैं, क्या वो आंकड़े पेश कर रहे हैं, इस पर तो उनका गौर गया ही नहीं, उनका ध्यान गया ही नहीं। उनका जो मकसद नजर आ रहा है फिलहाल वो यही है कि मुलायम सिंह यादव को कैसे गिरा जाए। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब अच्छी खासी फजीहत उन्होंने झेली, आखिर क्यों बार बार निशाना बना रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये उनके लिए एक मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। जी, इस देश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा अल्पसंख्यकों की हमेशा उन्होंने परवाह की है, और उस परवाह के किए जाने के कारण ही उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमेशा केंद्र सरकार को अपना समर्थन जारी रखा है, जिससे कि जो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक है वो इस देश में खुली चैन की सांस से जी सके और सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में न आ सके। तो हमेशा माननीय मुलायम सिंह जी ने अल्पसंख्यकों के हितों में उनकी भावनाओं को देखते हुए और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन दिया है। और ये हमेशा बेनी जी को याद रखना चाहिए, इस प्रदेश और इस देश के अल्पसंख्यक माननीय मुलायम सिंह यादव जी को नेता मानते हैं, उनके साथ हैं, और निश्चित तौर पे लोकसभा में समाजवादी पार्टी 50 से ज्यादा सीटें लाएगी। और जो बेनी जी का ख्याली पुलाव है, ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। और मैं कहूंगा राहुल जी से कि पहले बेनी जी को एक मैथ का ट्यूशन लगवाएं कहीं, जी पहले उनको ये वसीम साहब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में आप 40 सीटों का दावा भी कर रहे हैं, तो क्या बेनी साहब ये भूल गए हैं कि फिलहाल 2014 तक तो समाजवादी पार्टी का साथ चाहिए कम से कम मरकजी हुकूमत को? आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे 2014 तक जाना ही मुश्किल हो जाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक एहसान फरामोश पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेताजी ने जब जब बुरा समय कांग्रेस और यूपीए की केंद्र सरकार पे आया है, तब तक माननीय मुलायम सिंह यादव ने हमेशा उसकी ढाल बनकर उसको बचाया है। और अब जब चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है तो कांग्रेस अपने गाहे बेगाहे आंखें दिखाती है, कभी सीबीआई और कभी नए नए फॉर्मूले दबाव के लाती है, क्योंकि अब देश में आम चुनाव का माहौल बनता जा रहा है। तो कांग्रेस का हमेशा से ये रहा है, उसकी करनी और कथनी में फर्क रहा है, वो हमेशा से जो है धोखेबाज है। और कांग्रेस का एक कल्चर ही है, जब जरूरत हो तो गले लगा लो, जब जरूरत नहीं हो तो आग दिखा दो। तो ये कांग्रेस का कल्चर है, इसमें कुछ कहना नहीं है, तो सब पूरा देश जानता है कांग्रेस। जी बिल्कुल, बहुत दुरुस्त कहा आपने वसीम साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए भी। तो बेनी प्रसाद वर्मा एक बार फिर बोले हैं, क्या बोले हैं ये आपको बता दें हम। उनका कहना है कि जो लोकसभा इंतखाब 2014 में होंगे उसमें यूपी में 40 सीटें तो मिलेंगी कांग्रेस को, मायावती जीतेंगी 26 सीटें, बीजेपी को मिलेंगी 10 सीटें और समाजवादी पार्टी को मिलेंगी सिर्फ 4 सीटें। और वो भी इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी को इस वक्त कंधा देने के लिए 4 ही सीटें चाहिए। तो क्या मकसद है इस तरह के बयानों का? इस पर अब एक बार फिर बवाल मचेगा, एक बार फिर जवाब मांगा जाएगा बेनी बाबू से। और दूसरे जानिब बेनी प्रसाद वर्मा के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी भी खुलकर मुखालफत में आ गई है। पार्टी महासचिव रामाश्रय कुशवाहा ने बेनी के बयान पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है और उन्हें फौरन पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। जो व्यक्ति 40 कांग्रेस की, 36 मायावती जी की, 4 सपा की और 10 भाजपा की गिना रहा हो आदमी, केवल 80 सीटों को 90 का आकलन जो आदमी दे रहा हो, किरकिरी लगातार कांग्रेस की और केंद्र सरकार की करा रहे हैं। मैं फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय सोनिया गांधी से मांग करेंगे कि जिस आदमी का दिमागी संतुलन ही ठीक नहीं है, भारत सरकार में रखने का कोई औचित्य नहीं है, इससे भारतवर्ष की बदनामी होती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। और वहीं मुलायम सिंह यादव की मरकजी हुकूमत को धमकाने के इस इल्जाम पर कुशवाहा ने कहा है कि नेताजी जो बोलते हैं वो सच ही बोलते हैं। देखिए, माननीय नेताजी, माननीय सुप्रीमो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी जो बात बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। यदि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार धमका करके काम लेती है तो ये माननीय नेताजी ने गलत नहीं कहा है। केंद्र सरकार में जो भी बैठता है, कांग्रेस बैठी है, भाजपा बैठी, जिसकी भी सरकारें हुई हैं, सीबीआई का हमेशा दुरुपयोग किया।
और मरकजी वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने गनी तालीमी मरकज के एक वफ्द से मुलाकात के दौरान यकीन दहानी कराई कि उर्दू को उसका हक दिया जाएगा। जराये के मुताबिक गनी तालीमी मरकज के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल नसीर नासिर की क़यादत में वफ्द ने वजीर खजाना से मुलाकात करके मुतालबा किया कि यूपी, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल में उर्दू को दूसरे सरकारी जबान की हैसियत हासिल है, लिहाजा इन रियासतों में बैंकिंग के शोबे में मुलाजिमीन की तकर्रुरी में हिंदू और उर्दू जानने वालों को तरजीह दी जाए। साथ ही सभी बैंकों और बीमा कंपनियों के साइन बोर्ड, नेम प्लेट, चेकबुकों, पासबुकों और दीगर इत्तलात और हिदायत को हिंदी और उर्दू दोनों जबानों में तहरीर किया जाए। वफ्द का यह भी कहना था कि दस्तूर हिंद में इलाकाई जबानों की तरक्की की जमानत दी गई है और उसके बावजूद इस पर अमल नहीं हो रहा है। वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने वफ्द को यकीन दिलाते हुए कहा कि दस्तूर हिंद में दी गई तमाम सहूलियतों पर हमारी हुकूमत अमल दरामद कराएगी और उर्दू को उसका कानूनी हक जरूर दिया जाएगा। और वजारत दाखिला ने हिजबुल मुजाहिदीन के मुश्तबा दहशतगर्द लियाकत शाह की गिरफ्तारी की जांच NIA से कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुताजाद दावे किए थे। जराये के मुताबिक इस गिरफ्तारी पर IB ने भी नाराजगी जाहिर की थी। फिलहाल NIA की लियाकत की गिरफ्तारी की सूरत हाल की जांच फिलहाल शुरू हो गई है और इसे दिल्ली पुलिस ने नेपाल सरहद के पास से, आपको बता दें कि 20 मार्च को लियाकत को गिरफ्तार किया गया था और यह दावा किया गया था कि उसकी गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली में होली से कबल खुदकुश हमले की साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि लियाकत इंतहा पसंदों की बाज़ाबादकारी की पॉलिसी के तहत मकबूजा कश्मीर से खुद सुपुर्दगी के लिए वापस लौट रहा था और उन्होंने इस मामले की जांच NIA से कराने का मुतालबा किया था। सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचे और अनशन खत्म करने की अपील की। वाज़ेह रहे कि मशरकी दिल्ली के झुग्गी बस्ती सुंदर नगरी में बिजली और पानी के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ पिछले 7 दिनों से केजरीवाल भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन अन्ना की अपील के बाद भी केजरीवाल ने अपनी हड़ताल खत्म नहीं की है। हालांकि अन्ना की सुंदर नगरी पहुंचने से अरविंद के हिमायतियों में नई जान जरूर आ गई है और खुद अरविंद भी हौसला अफरोज नजर आए हैं। और सामाजिक कारकुन अन्ना हजारे आज से आवामी रैली शुरू करने जा रहे हैं। अन्ना की ये रैली पंजाब के अमृतसर से शुरू होगी। अन्ना इस रैली में कई आवामी जलसों को मुखातिब करेंगे और मुल्क भर में घूमकर लोगों को बेदार भी करेंगे। और मशरकी दिल्ली के जाफराबाद में 15 रोजा इजलास सीरत मुस्तफ़ा जारी है। इजलास की 14वीं नशिस्त के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उलेमा इकराम के खिताब से फैजियाब हुए। नशिस्त का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन अनीस अहमद आजाद कासमी बिलग्रामी ने आवाम से खिताब करते हुए इमाम मेहदी की तशरीफ आवरी का जिक्र किया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि जब ये जमीन जुल्म जब्र और फितना फसाद से भर जाएगी तब खुदा वंदे आलम मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर नवासाए रसूल इमाम हुसैन की नस्ल से इमाम मेहदी को जाहिर करेगा, जो इस जमीन पर अदलो इंसाफ कायम करेंगे। इमाम मेहदी जाहिर होने के बाद हुक्म इलाही के तहत दमिश्क तशरीफ ले जाएंगे और वहां की जामा मस्जिद के सफेद मीनार पर सैयदना ईसा 2 फरिश्तों के साथ नजूल करेंगे। नजूल करने के बाद दोनों हस्तियां जालिमों से जंग करेंगी और इस जमीन पर इंसाफ कायम करेंगे।
और नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन के फर्जंद इमाम जैनुल आबिदीन की पैदाइश के मौके पर दिल्ली के ओखला विहार में वाक़ मस्जिद बाबुल इल्म में एक मिलाद का इनेकाद किया गया। इमाम जैनुल आबिदीन की यौम पैदाइश पर जाफरी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे एहतमाम अजीम उशान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मिलाद का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर नाते पाक और तकरीर का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में हजरत इमाम जैनुल आबिदीन की सीरत पर रोशनी डालते हुए मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी ने कहा कि इमाम ने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा। उन्होंने खिदमत खल्क का गैर मामूली तरीका कायम किया। उन्होंने कहा कि इमाम पाक दूसरों की इज्जत नफ्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे और दूसरों की मदद फरमाते थे। इमाम सज्जाद ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद तमाम खुशियों की महफिल में जाना बंद कर दिया था और हमेशा अपने वालिद को याद करके रोते थे या फिर परवरदिगार की इबादत किया करते थे। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। ब्रेक के बाद हाजिर है हम। मंजरनामा देख रहे हैं आप। मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा के मशहूर मैदान अत-तहरीर में मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम मुस्लिह अफराद ने मुजाहिरीन पर गुज़िश्ता रोज अचानक हमला कर दिया और उनके खेमों को आग लगा दी। जराये के मुताबिक हमले में कई मुजाहिरीन जख्मी हो गए, जबकि मुजाहिरीन ने वजारत दाखिला और पुलिस को इस हमले की शह देने का इल्जाम उन पर आयद किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमला करने वालों में कुछ पुलिस एहलकार भी उन्होंने देखे हैं। हमलावरों ने खेमों पर पेट्रोल से भरी बोतलें फेंकी, जिससे उनमें आग लग गई और चाकू हथियारों से भी हमला किया गया और इसके नतीजे में कई अफराद यहां पर जख्मी हो गए।
और शाम ने अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की जांच के लिए आजादाना रसाई से इत्तफाक नहीं किया है। आलमी सिफारतकारों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा चाहती है कि उनकी टीम आइंदा हफ्ते शाम पहुंचकर अपने काम का आगाज करे, लेकिन आलमी इदारे का अभी तक इस बारे में सदर बशार उल असद हुकूमत के साथ कोई समझौता तय नहीं हो पाया है। शाम ने अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा को कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात के लिए आज़ादाना रसाई देने से इत्तेफाक नहीं किया है। आलमी सिफारतकारों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा चाहती है कि उसकी टीम आइंदा हफ्ते शाम पहुंचकर अपने काम का आगाज कर दे, लेकिन आलमी इदारे का अभी तक इस ज़िम्न में सदर बशार उल असद की हुकूमत के साथ कोई समझौता नहीं हो पाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान मार्टिन नेसिरकी ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को बताया कि शामी हुकूमत का इजाज़तनामा मिशन के काम के आगाज़ के लिए अहमियत का हामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को शाम में तहक़ीक़ात के लिए आज़ादाना रसाई देने के बारे में अभी तक बातचीत जारी है और उसके बाद ही टीम भेजी जा सकेगी। शामी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से शुमाली सूबे हल्ब में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की थी। उसने बागी जंगजुओं पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया था, जबकि बागियों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी और उल्टा शामी फौज पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया था। बरतानिया और फ्रांस ने बागियों के इस इल्ज़ाम की भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून शाम से मुतअद्दिद मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं कि तबीयत, कीमिया और सेहत के माहिरीन को बिला रोक टोक रसाई दी जाए, ताकि वो गुज़िश्ता 2 साल से जारी खाना जंगी के दौरान कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की आज़ादाना तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ सामने ला सकें। आलमी सिफारतकारों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों की टीम में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल रुकन ममालिक, तुर्की और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को मामले की नज़ाकत के पेश नज़र शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि लातीनी अमेरिका, बाज़ यूरोपी और एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन शामिल होंगे और आलमी इदारे की मुआयना टीम में 8 से 10 अरकान की तादाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वहीं अमेरिका ने शामी बागियों को मुसल्लह करने का अमल तेज कर दिया है। शामी सदर बशार उल असद की मुखालिफ ताकतों ने अमेरिका की सरपरस्ती में अज़दी फौज से बरसरे पैकार बागियों को मुसल्लह करने की मुहिम तेज कर दी है। साथ ही पड़ोसी ममालिक से उनके लिए खुफिया तरीके से असलहे की तरसील की जा रही है। एक अमेरिकी खबर रिसा इदारे ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर अमेरिका के इशारे पर बड़े ही खुफिया अंदाज में शामी दहशतगर्दों को हथियार फराहम करा रहे हैं। अमेरिका ने शामी बागियों को मुसल्लह करने का अमल तेज कर दिया है। शामी सदर बशर अल असद की मुखालिफ ताकतों ने अमेरिका की सरपरस्ती में असदी फौज से बरसरे पैकार बागियों को मुसल्लह करने की मुहिम और तेज कर दी है। साथ ही पड़ोसी ममालिक से उनके लिए खुफिया तरीके से असलहे की तरसील की जा रही है। अमेरिकी जराये के मुताबिक उर्दन, सऊदी अरब, तुर्की और कतर अमेरिका के इशारे पर बड़े ही खुफिया अंदाज में शामी दहशतगर्दों को हथियार फराहम करा रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता 4 हफ्ते के दौरान इसमें बड़ी तेजी आई है, ताकि बागी जल्द से जल्द दारुल हुकूमत दमिश्क को मफ्तू कर सके और बशर उल असद का तख्ता पलट सके। वहीं एक अरब ओहदेदार और 2 फौजी माहिरीन के बयानात के मुताबिक अब शामी बागियों को उर्दन के रास्ते से असला मुहैया किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की के रास्ते से शाम में असला पहुंचाने पर एतराज किया था और उसका कहना था कि वहां से भेजा जाने वाला असला शाम के शुमाली सूबों में बरसरे पैकार इस्लाम पसंदों के हाथ लग सकता है। शामी बागियों को असले की तरसील पर नजर रखने वाले दोनों अस्करी माहिरीन का कहना है कि इस असले और हथियार में क्रोशिया में बनी हुई टैंक शिकन जदीद बंदूकें हैं और रॉकेट भी शामिल किए गए हैं, जबकि बागियों के पास इस किस्म का असला मौजूद नहीं था। वहीं एक अरब ओहदेदार का कहना है कि दमिश्क पर कब्जे के लिए एक मास्टर प्लान भी तरतीब दिया गया है और उसके पसे पुश्त ये हिकमत अमली कार फरमा है कि बागी मुख्तलिफ मुहाजों से दमिश्क की जानिब पेश कदमी करें। वो शुमाल में तुर्की की जानिब से और जुनूब में उर्दन की जानिब से आगे बढ़ें और इस तरह दारुल हुकूमत पहुंचकर बशर उल असद की हुकूमत का खात्मा कर दें। ताहम उन्होंने इसकी मजीद तफसील बताने से गुरेज किया है। अलबत्ता उनका सिर्फ ये कहना था कि यह हिकमत अमली मरहलावार है और इस पर अमल दरामद करने में कई दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं। वाज़ेह है कि बागी जंगजुओं पर मुश्तमिल जैशुल हुर दारुल हुकूमत दमिश्क की नवाही इलाकों में तो कई महीने पहले पहुंच चुका था, लेकिन उन्हें अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। वहीं सदर बशर अल असद की वफादार फौज दहशतगर्दों के ठिकानों पर तबाहकुन बमबारी कर रही है।
जिसके नतीजे में उन्हें पसपा होना पड़ता है। वहीं जुनूब की जानिब से उर्दन से असले की तरसील से बागी जंगजों की मज़ाहमती सरगर्मियों में तेजी आई है और एक बागी कमांडर का कहना है कि वो उर्दन से दमिश्क तक असले की तरसील को महफूज बनाने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। वो उम्मान और दमिश्क के दरमियान बैनुल-अक़वामी शाहराह पर वाक़ शहरों, कस्बों और देहात पर काबिज होने और उन्हें अपनी महफूज पनाहगाह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शामी हिज़्ब इख्तिलाफ एक अरसे से अरब ममालिक से असला मुहैया करने का मुतालबा करती आई है। वहीं बागी जंगजुओं के पास सदर बशर अल-असद की फौज का मुकाबला करने के लिए जदीद हथियार नहीं है और वो अब तक हल्के हथियारों से ही शामी फौज का मुकाबला करते चले आ रहे हैं। दूसरी जानिब अरब लीग ने दोहा में मुनक्कदा अपने सरबराह इजलास में शामी बागियों को मुसल्लह करने की मंजूरी दे दी है और उससे कबल बरतानिया और फ्रांस भी शामी बागियों को असला मुहैया करने की हिमायत कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ما تحاربني لا بكل دقيقة تعذبني. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. विकास की झड़ी लगी विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी. भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया. आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया. आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया. जो हरियाणा